कहानी शुरू होती है जैक के एक अजीब सपने से, जहां वह युद्ध से पहले वाला न्यूयॉर्क देखता है। एक ऐसी जगह है जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। उस सपने में जैक एक औरत को देखता है। उसे लगता है जैसे वह उसे जानता है, लेकिन असल में वह उसका नाम तक नहीं जानता। अब तारीख है 14 मार्च 2077। जैक की मेमोरी वाइप हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सपने उसका पीछा नहीं छोड़ते। जैक अब विक्टोरिया के साथ धरती के ऊपर बनी एक टावर में रहता है और उनकी मिशन खत्म होने में बस 2 हफ्ते बाकी हैं। लेकिन जैक के मन में कई सवाल हैं। विक्टोरिया सब कुछ नॉर्मल मानती है, पर जैक को अपने पास्ट को लेकर अजीब बेचैनी रहती है। 50 साल पहले स्कैव्स ने चांद को तबाह कर दिया था और उसके बाद धरती पर भूकंप, सुनामी और तबाही फैल गई थी। फिर इंसानों ने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए। युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन धरती इतनी खराब हो गई कि यहां रहना लगभग नामुमकिन हो गया। बचे हुए इंसानों को टेट नाम की एक बड़ी कंट्रोल स्टेशन पर भेज दिया गया, ताकि बाद में सब लोग सैटर्न के मून टाइटन पर जा सकें। धरती से पानी निकालने वाली बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स अभी भी काम कर रही हैं, क्योंकि ऑफिशियल मिशन के हिसाब से यह पानी टाइटन पर जिंदगी बसाने में काम आएगा। जैक और विक्टोरिया पीछे इसलिए रुके हैं क्योंकि उन्हें इन प्लेटफॉर्म्स की रक्षा करनी है और मिशन का आखिरी क्लीन अप पूरा करना है। विक्टोरिया टावर से कम्युनिकेशन संभालती है और जैक रोज सरफेस पर जाकर आर्म्ड ड्रोन्स की रिपेयर करता है। ये ड्रोन्स सरफेस पर पेट्रोल करते हैं और प्लेटफॉर्म्स को बचाते हैं, लेकिन रात में स्कैव्स अभी भी हमला करते हैं और फ्यूल सेल्स चुरा लेते हैं। विक्टोरिया बस जल्दी से टाइटन जाना चाहती है, लेकिन जैक के लिए धरती अभी भी घर जैसी है, चाहे वह कितनी भी बर्बाद क्यों ना हो चुकी हो। एक दिन जैक फिर मेंटेनेंस फ्लाइट पर निकलता है और देखता है कि प्लेटफॉर्म्स अभी भी समुद्र से पानी खींच रही हैं। यह मिशन का डे 1642 है। सब कुछ इतना कैलकुलेटेड है कि सैली से बात करना भी रूटीन का हिस्सा लगने लगता है। मिशन कंट्रोल की तरफ से सैली बताती है कि 2 ड्रोन्स गिर चुके हैं और प्लेटफॉर्म्स का पेरीमीटर अब कमजोर हो गया है। सैली जैक को ऑर्डर देती है कि वह ड्रोन 166 को ऑनलाइन करे और ड्रोन 172 को अंधेरा होने से पहले ढूंढे। विक्टोरिया बताती है कि ड्रोन 109 अभी भी पार्ट्स के बिना है, इसलिए प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी अब जैक के काम पर डिपेंड करती है। जैक पहले ड्रोन के पास पहुंचता है और वहां लड़ाई के निशान देखता है, लेकिन विक्टोरिया को आसपास कोई मूवमेंट डिटेक्ट नहीं होती। वह जगह एक पुराना स्टेडियम है और जैक उसे देखकर सोचता है कि कभी यहां हजारों लोग आते होंगे, लेकिन अब बस खंडहर बचे हैं। जैक ड्रोन रिपेयर करने नीचे उतरता है, जबकि विक्टोरिया लिमिटेड विजन से उसे मॉनिटर करती है और बार बार सावधान रहने को कहती है। रिपेयर करते करते जैक पुराने फुटबॉल गेम की बात करने लगता है, जो शायद इसी स्टेडियम में कभी खेला गया होगा। वह एक इम्पॉसिबल फाइनल प्ले की कहानी बताता है और साथ ही बिना सही टूल्स के ड्रोन को ठीक करने की कोशिश करता रहता है। विक्टोरिया समझ जाती है कि जैक फिर से प्रोटोकॉल से बाहर जा रहा है, लेकिन जैक आखिरकार ड्रोन को चालू कर ही देता है। तभी उसके पास कुछ मूवमेंट होती है। जैक तुरंत अलर्ट हो जाता है, लेकिन फिर देखता है कि वह बस मलबे में घूमता हुआ एक कुत्ता है। इसके बाद जैक ड्रोन 166 को एक्टिवेट करता है और विक्टोरिया को बताता है कि यूनिट वापस ऑनलाइन आ गई है। बाद में विक्टोरिया बताती है कि 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय में 2 ड्रोन्स गिर चुके हैं और कई फ्यूल सेल्स चोरी हो चुकी हैं। जैक को यह बात चुभती है कि इंसानों ने युद्ध जीता, लेकिन फिर भी धरती छोड़नी पड़ रही है, जैसे जीत के बाद भी सब कुछ हार गए हों। विक्टोरिया उसे शांत करने की कोशिश करती है और याद दिलाती है कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद वे टाइटन के लिए निकल जाएंगे। अब जैक ड्रोन 172 को ढूंढने निकलता है, क्योंकि उस ड्रोन का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका है। यह मिसिंग ड्रोन टावर के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि उसके बिना प्लेटफॉर्म्स का एक बड़ा हिस्सा रात के हमलों के लिए खुला रह जाएगा। जैक उस ड्रोन को एक गहरे गड्ढे में लोकेट करता है, लेकिन उसी समय टेट कम्युनिकेशन रेंज से बाहर जाने वाला होता है। विक्टोरिया उसे वार्निंग देती है कि टेट ऑफलाइन होते ही वह उस आइसोलेटेड जगह पर बिल्कुल अकेला रह जाएगा। जैक ड्रोन के पास नीचे उतरता है, लेकिन वहां उसे समझ आता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसके लिए लगाई गई ट्रैप है। यह ट्रैप साफ दिखाती है कि स्कैव्स जैक की रूटीन समझ चुके हैं और गिरे हुए ड्रोन्स का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए कर रहे हैं। स्कैव्स अचानक जैक को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी एक ड्रोन आता है, जैक की सिग्नेचर पहचानता है और आसपास के एनिमीज पर हमला कर देता है। जैक किसी तरह वहां से बच निकलता है, लेकिन उसकी बाइक खो जाती है और वह मुश्किल से वापस सरफेस पर आता है। वहां से निकलते वक्त जैक को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें मुश्किल हालात और पुरखों की राख के सामने खड़े होने की बात लिखी होती है।
टावर में वापस आकर विक्टोरिया ड्रोन 109 के बारे में पूछती है। जैक कहता है कि वह उड़ सकता है, लेकिन उसकी आर्मर अभी भी नहीं है। जैक विक्टोरिया को सरफेस से लाई हुई एक फूल दिखाता है, लेकिन विक्टोरिया तुरंत रूल्स और पॉसिबल टॉक्सिन्स को लेकर परेशान हो जाती है। विक्टोरिया उसे याद दिलाती है कि मिशन खत्म होने वाला है, इसलिए अब कोई भी गलती सब कुछ खतरे में डाल सकती है। जैक उसकी बात मानता है, लेकिन फिर कहता है कि आज स्कैव्स उसे मारना नहीं चाहते थे, असल में वे उसे पकड़ना चाहते थे। यह बात सुनकर विक्टोरिया घबरा जाती है और कहती है कि डिपार्चर से पहले वह जैक को खोने का रिस्क नहीं ले सकती। जैक उसे धरती पर मिला एक खास प्लेस दिखाना चाहता है, लेकिन विक्टोरिया जैक के अर्थ से अटैचमेंट से दूरी बनाए रखना चाहती है। यहीं से जैक और विक्टोरिया के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगता है, क्योंकि जैक धरती से जुड़ा हुआ है और विक्टोरिया सिर्फ मिशन पूरा करना चाहती है। कुछ देर बाद एक प्लेटफॉर्म के अंदर बड़ा कोलैप्स होता है और वह हमेशा के लिए ऑपरेशन से बाहर हो जाती है। सैली टावर से एक्सप्लेनेशन मांगती है और विक्टोरिया बताती है कि स्कैव्स ने चोरी की हुई फ्यूल सेल को सक्शन सिस्टम में लगा दिया था। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान विक्टोरिया एक स्ट्रेंज सिग्नल डिटेक्ट करती है, जो एक दूर की ग्रिड से स्पेस की तरफ भेजा जा रहा होता है। जैक वहां जाता है और देखता है कि स्कैव्स ने एक पुरानी बिल्डिंग को एंटेना की तरह इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट्स स्पेस में भेजे हैं। यह सिग्नल ग्रिड 17 की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। वह एरिया खाली है, इसलिए विक्टोरिया समझ नहीं पाती कि स्कैव्स वहां क्या बुला रहे हैं। सिग्नल ऑफिशियल नेटवर्क का हिस्सा नहीं लगता और यही बात जैक को मिशन कंट्रोल की कहानी पर और शक करने पर मजबूर करती है। जैक कम्युनिकेशन का कुछ हिस्सा बंद कर देता है और रेडिएशन बॉर्डर के पास चला जाता है, जबकि विक्टोरिया उसे लगातार रोकती रहती है। वह ऑफिशियल रूट छोड़कर अपने सीक्रेट हाइडआउट पर जाता है, जहां उसने धरती की पुरानी चीजें संभाल कर रखी हुई हैं। जैक उस जगह को देखकर मानता है कि जब उसे धरती छोड़नी पड़ेगी तो वह इस जगह को बहुत मिस करेगा। इसी बीच स्पेस से एक ऑब्जेक्ट ठीक ग्रिड 17 पर गिरता है, यानी वहीं जहां स्कैव बीकन ने कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। जैक विक्टोरिया को बताता है कि उसने क्रैश देखा है और उसे लगता है कि शायद यह कोई पुरानी ह्यूमन शिप हो सकती है। कंट्रोल उसे तुरंत वहां से हटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ड्रोन्स को क्रैश साइट संभालने के लिए भेज दिया गया है। लेकिन जैक ऑर्डर नहीं मानता। वह कहता है कि टेट ऑफलाइन होने से पहले उसे खुद जाकर सिक्योरिटी चेक करनी होगी। क्रैश साइट पर जैक एक प्री वॉर शिप देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह स्कैव की नहीं बल्कि इंसानों की शिप है। मलबे में उसे डेल्टा स्लीप कैप्सूल्स मिलती है और जैक को पता चलता है कि अंदर जिंदा इंसान मौजूद है। ये कैप्सूल सोए हुए लोगों को सेफ रख रही थीं, लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ कर पाता, ड्रोन्स उन पर हमला शुरू कर देते हैं। जैक बताता है कि वहां 5 सर्वाइवर्स हैं, लेकिन ड्रोन्स पहुंचकर कैप्सूल्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। विक्टोरिया ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि टेट ऑफलाइन है। जैक पूरी कोशिश करता है कि कम से कम किसी को बचा सके। ड्रोन्स बाकी क्रू को मार देते हैं, लेकिन जैक एक कैप्सूल को बचाने में कामयाब हो जाता है। जैक उस कैप्सूल से एक जिंदा औरत को बाहर निकालता है और उसे टावर ले जाकर विक्टोरिया से मेडिकल हेल्प मांगता है। विक्टोरिया समझती है कि कैप्सूल फ्लूइड से बाहर आने के बाद उस औरत को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जैक उसे बचाने पर अड़ा रहता है। औरत होश में आती है और अपना नाम जूलिया बताती है। विक्टोरिया उसे समझाती है कि उसकी शिप क्रैश हो गई और सिर्फ वही बची है। जूलिया को पता चलता है कि वह कम से कम 60 साल तक डेल्टा स्लीप में थी और वह तुरंत क्रैश साइट पर वापस जाना चाहती है। जैक उसे बताता है कि शिप की री एंट्री सरफेस से भेजे गए बीकन ने ट्रिगर की थी और पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है। जूलिया साफ मना कर देती है कि जब तक उसे फ्लाइट रिकॉर्डर नहीं मिल जाता, वह अपनी मिशन के बारे में कुछ नहीं बताएगी। विक्टोरिया सिचुएशन को प्रोटोकॉल में रखना चाहती है, लेकिन जैक जानता है कि रेस्क्यू रिपोर्ट करने से ड्रोन्स का ह्यूमंस पर हमला भी सामने आ जाएगा। जैक और विक्टोरिया जूलिया को ऑफिशियल वॉर स्टोरी बताते हैं कि स्कैव्स ने मून डिस्ट्रॉय किया, अर्थ इन्वेड की और फिर हार गए। जूलिया समझ जाती है कि उसने अपना क्रू और अपनी पुरानी दुनिया लगभग खो दी है और जैक अब ड्रोन्स के बिहेवियर को लेकर और परेशान हो जाता है। विक्टोरिया चाहती है कि जूलिया जल्दी चली जाए, क्योंकि उसकी मौजूदगी जैक को कंफ्यूज कर रही है और मिशन को खतरे में डाल रही है। जैक विक्टोरिया से पूछता है कि क्या उसे मेमोरी वाइप से पहले की कोई बात याद है, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि उनका काम याद करना नहीं है। रात में जूलिया जैक से कहती है कि उसे फ्लाइट रिकॉर्डर वापस चाहिए ताकि वह समझ सके कि उसकी शिप के साथ असल में क्या हुआ। जैक जूलिया को क्रैश साइट पर ले जाने का फैसला करता है, जबकि उसे पता है कि कुछ गलत हुआ तो विक्टोरिया उसे बचा नहीं पाएगी। यह फैसला साफ दिखाता है
कि जैक अब मिशन के ऑर्डर्स और विक्टोरिया की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा। विक्टोरिया जैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक कहता है कि जूलिया फ्लाइट ऑफिसर है और उसे अपनी शिप देखने का अधिकार है। जैक और जूलिया क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। जूलिया फ्लाइट रिकॉर्डर ढूंढ लेती है और अपने क्रू को न बचा पाने का दुख महसूस करती है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, स्कैव्स आ जाते हैं और दोनों को शिप के मलबे के पास कैप्चर कर लेते हैं। उधर विक्टोरिया घबराकर उठती है। जैक से कांटेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए वह कंट्रोल से ग्रिड 17 के कैनियंस में स्कैन करने को कहती है। जैक होश में आता है और खुद को स्कैव्स के हाइडआउट में बंधा हुआ पाता है, जहां उसके सामने मैल्कम बीच खड़ा होता है। बीच कहता है कि जैक क्यूरियस है, पुरानी बुक्स पढ़ता है और ऐसे सवाल करता है जो मिशन ऑर्डर से मैच नहीं करते। जैक कहता है कि सिक्योरिटी के लिए उसकी मेमोरी वाइप हुई थी, लेकिन बीच उसे समझाता है कि यही एक्सप्लेनेशन उसे कंट्रोल करने का हिस्सा है। फिर स्कैव्स अपनी मास्क्स उतारते हैं और जैक को शॉक लगता है, क्योंकि वे एलियंस नहीं बल्कि छिपे हुए इंसान होते हैं। बीच बताता है कि उनकी टेक्नोलॉजी सेंसर्स को कंफ्यूज करती है, क्योंकि ड्रोन्स असल में ह्यूमंस को मारने के लिए प्रोग्राम्ड है। अब जैक समझने लगता है कि ड्रोन्स ने जूलिया के क्रू को क्यों मारा और जूलिया को भी क्यों खत्म करने की कोशिश की। यह रेवलेशन जैक की पूरी सोच बदल देता है, क्योंकि जिन्हें वह दुश्मन समझता था वे असल में सरवाइव करने वाले इंसान थे। बीच बताता है कि उसने ऑडिसी को गिराया था ताकि वह शिप का रिएक्टर लेकर टेट के खिलाफ बॉम्ब बना सके। वह कहता है कि उसके पास फ्यूल सेल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब और एक ड्रोन है, लेकिन टेट तक डिलीवरी प्रोग्राम करने के लिए उसे जैक की जरूरत है। जैक मना कर देता है, क्योंकि वह अभी भी मानता है कि टेट पर इंसान मौजूद है और वह स्टेशन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बीच उसे उसी फुटबॉल स्टोरी की याद दिलाता है जहां आखिरी चांस पर लंबी थ्रो करनी पड़ती है। तभी एक ड्रोन जैक की सिग्नेचर ट्रैक कर लेता है और सर्वाइवर्स के हाइडआउट पर हमला कर देता है। जैक अपनी पहचान का इस्तेमाल करके ड्रोन की सर्च कैंसिल करता है और शेल्टर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। जैक को जाने देने से पहले बीच कहता है कि वह रेडिएशन जोन में जा चुका है और असली सच वहीं छिपा है। कमेंट करके बताना इस पॉइंट पर आप टेट पर शक करते या नहीं, क्योंकि अब जैक हर ऑर्डर पर सवाल उठाने वाला है। जैक जूलिया के साथ निकलता है और उससे पूछता है कि वह असल में कौन है और ऑडिसी की मिशन क्या थी। जूलिया बताती है कि ऑडिसी टाइटन के लिए रिसर्च मिशन थी, लेकिन उसे एक एलियन ऑब्जेक्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए डाइवर्ट किया गया था। वह कहती है कि वही ऑब्जेक्ट टेट था और जैक और विक्टोरिया बाकी क्रू से पहले वेकअप किए गए थे। जैक इस बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन जूलिया कहती है कि वह वैसा इंसान नहीं है जैसा वह खुद को समझता है, और फिर बताती है कि वह उसकी पत्नी है। जूलिया जैक को उसी जगह ले जाती है जो उसके सपनों में आती थी, जहां जैक ने मिशन से पहले उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। जूलिया ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती, वह बस जैक को सही जगह ले जाती है ताकि उसकी मेमोरीज खुद जवाब देने लगें। वह बताती है कि जैक ने रिंग पकड़ी थी और फ्यूचर दिखाने की बात कही थी, और तभी जैक की यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। जैक जूलिया को पहचान लेता है और समझ जाता है कि उसके सपने इमेजिनेशन नहीं थे, बल्कि उसकी मिटाई हुई जिंदगी के टुकड़े थे। इस डिस्कवरी के बाद जैक जूलिया को अपने सीक्रेट हाइडआउट पर ले जाता है, जहां दोनों टावर से दूर रात बिताते हैं। अगली सुबह जैक टावर वापस जाता है और विक्टोरिया से कहता है कि वह उसके लौटने तक कुछ भी रिपोर्ट न करे। विक्टोरिया खुद को बंद कर लेती है। उसे समझ आ जाता है कि जूलिया वही औरत है जो जैक के सपनों में आती थी। विक्टोरिया के लिए जूलिया की मौजूदगी उसकी पूरी पार्टनरशिप और भरोसे को तोड़ देती है। जैक विक्टोरिया को दरवाजा खोलने के लिए मनाता है और कहता है कि यह जगह सेफ नहीं है, उन्हें तुरंत निकलना होगा। जैक आखिरकार कह देता है कि जूलिया उसकी पत्नी है, और यह सुनकर विक्टोरिया पूरी तरह टूट जाती है। विक्टोरिया सैली से कांटेक्ट करती है और बताती है कि जैक को एक सर्वाइवर मिली है और वह उसकी सर्विस एबिलिटी को अफेक्ट कर रही है। सैली पूछती है कि क्या वे अभी भी इफेक्टिव टीम हैं। विक्टोरिया भारी मन से जवाब देती है कि नहीं। जैसे ही विक्टोरिया यह कहती है, सैली टावर पर एक ड्रोन भेज देती है ताकि प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जैक विक्टोरिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रोन टावर में घुस जाता है और अटैक में विक्टोरिया मारी जाती है। विक्टोरिया की मौत से जैक को साफ समझ आ जाता है कि सैली किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती, वह सिर्फ टेट के लिए यूजलेस हो चुके लोगों को एलिमिनेट करती है। जैक जूलिया के साथ शिप में भागता है और टावर का बड़ा हिस्सा ड्रोन के अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाता है। भागते वक्त जैक रेडिएशन जोन को क्रॉस कर जाता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जोन उसे मारता ही नहीं। शिप एक अलग एरिया में क्रैश होती है और वहां जैक को अपने जैसा ही एक और टेक्नीशियन मिलता है जो दूसरी विक्टोरिया के साथ काम कर रहा होता है।
यह दूसरा जैक टेक्नीशियन 52 है। उसका चेहरा वही है, काम वही है और उसकी टावर भी लगभग वैसी ही है। दूसरी टावर भी पहले जैसी ही रूटीन पर चल रही है। वही पार्टनरशिप, वही मिशन और वही प्रोग्राम्ड आंसर्स। दोनों जैक लड़ पड़ते हैं और जैक 49 को समझ आ जाता है कि उसके जैसे कई कॉपीज इसी सिस्टम की सर्विस कर रहे हैं। दूसरे टेक्नीशियन से मिलना प्रूफ कर देता है कि रेडिएशन जोन झूठ था ताकि कॉपीज कभी एक दूसरे से न मिल सकें। इस झगड़े में जूलिया घायल हो जाती है और जैक को मेडिकल सप्लाईज लेने के लिए दूसरे टेक्नीशियन की टावर में जाना पड़ता है। टावर 52 में दूसरी विक्टोरिया जैक को अपना पार्टनर समझती है और उसे पता ही नहीं चलता कि यह बाहर से आया हुआ जैक है। जैक अपनी सेम अपीयरेंस का फायदा उठाकर मेडिकल मटेरियल लेता है और सच सामने आने से पहले वहां से निकल जाता है। वह जूलिया के पास लौटता है, उसका इलाज करता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि टेट की कहानी झूठ है। जैक जूलिया को अपने सीक्रेट हाइडआउट में ले जाता है, जहां उसे लगता है कि मिशन कंट्रोल से बाहर भी कोई जिंदगी पॉसिबल है। जब जूलिया रिकवर कर रही होती है, जैक बीच के ग्रुप के पास वापस जाने का फैसला करता है क्योंकि अब वह जानता है कि स्कैव्स असल में इंसान हैं। जैक और जूलिया शेल्टर में पहुंचते हैं और बीच जूलिया से अपना परिचय मैल्कम बीच के रूप में कराता है। बीच बताता है कि उसने टेट को आते देखा था और मून की डिस्ट्रक्शन के बाद ह्यूमैनिटी धीरे धीरे गिरने लगी थी। वह समझाता है कि टेट ने ह्यूमन क्रूज को कैप्चर किया और फिर जैक की कॉपीज बनाकर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बीच बताता है कि हर जैक खुद को अकेला समझता है क्योंकि मेमोरी वाइप उसे उसी ऑपरेशनल लाई में फंसाए रखती है। इन कॉपीज को बचे हुए इंसानों से लड़ने भेजा गया था ताकि वे टेट की मशीन्स और धरती के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते रहें। अब जैक समझ जाता है कि जिस वॉर को वह ह्यूमैनिटी की जीत समझता था, वह असल में टेट की बनाई हुई झूठी कहानी थी। बीच फिर बॉम्ब वाला प्लेन दिखाता है और कहता है कि जैक ही वह इंसान है जो ड्रोन को टेट तक पहुंचा सकता है। जैक मदद के लिए तैयार हो जाता है और ड्रोन को एक्सप्लोसिव लोड के साथ टेट तक भेजने की तैयारी शुरू कर देता है। प्लान यह है कि सैली को उसी ओबीडियंस से धोखा दिया जाए जिसकी उसे जैक से उम्मीद रहती है। उधर सैली टावर 52 से कांटेक्ट करती है और दूसरे जैक से कहती है कि वह इफेक्टिव टीम बना रहे। सर्वाइवर्स ड्रोन पर काम करते हैं लेकिन उन्हें जल्दी करनी है क्योंकि टेट मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा है और कभी भी अटैक भेज सकता है। जैक टेट के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है और एक्ट करता है कि वह जूलिया को डेल्टा स्लीप में इंटरोगेशन के लिए लेकर आएगा। असल प्लान यह है कि बॉम्ब को कैप्सूल के अंदर रखा जाए ताकि टेट सोचे कि जैक सर्वाइवर को डिलीवर कर रहा है। बीच जानता है कि यह अप्रोच ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन बॉम्ब को स्ट्रक्चर के सेंटर तक पहुंचाना जरूरी है। थोड़ी देर बाद ड्रोन सर्वाइवर्स के शेल्टर पर हमला कर देते हैं, इससे पहले कि प्लान पूरी तरह सेफ हो पाए। अटैक में हाइडआउट तबाह होने लगता है और कई सर्वाइवर्स ड्रोन को बचाने की कोशिश में घायल हो जाते हैं। बीच बुरी तरह घायल हो जाता है और मिशन के लिए तैयार किया गया ड्रोन भी डैमेज हो जाता है, लेकिन घायल होने के बावजूद बीच जिंदा रहता है और समझ जाता है कि वह अभी भी फाइनल प्लान का हिस्सा बन सकता है। जैक समझ जाता है कि जूलिया को टेट तक ले जाना सही नहीं होगा क्योंकि वही उसकी खोई हुई जिंदगी से बचा हुआ असली रिश्ता है। जैक जूलिया से विदा लेता है। वह बड़ी बातें नहीं करता, बस इतना साफ कर देता है कि जूलिया को जिंदा रहना होगा। जैक जूलिया को अपने हाइडआउट में सेफ छोड़ देता है ताकि वह ड्रोन्स की इमीडिएट रीच से दूर रहे। जैक डेल्टा स्लीप कैप्सूल तैयार करता है, लेकिन जूलिया की जगह वह बीच को बॉम्ब के साथ उसमें छिपा देता है। जाने से पहले जैक समझ चुका होता है कि शायद वह वापस नहीं आएगा, लेकिन टेट को डिस्ट्रॉय करना ही ह्यूमंस की आखिरी चांस है। जैक स्पेस की तरफ उड़ता है कैप्सूल लेकर और सैली से ऐसे बात करता है जैसे वह अभी भी ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हो। सैली जैक को रिसीव करती है और मान लेती है कि वह जूलिया को टेट के हवाले करने आ रहा है। टेट के करीब पहुंचते हुए जैक को ओडिसी की ओरिजिनल मिशन की यादें वापस आने लगती हैं। युद्ध से पहले जैक ओडिसी का कमांडर था, विक्टोरिया क्रू में थी और जूलिया डेल्टा स्लीप में थी। ओडिसी को स्पेस में दिखाई दिए एक विशाल एलियन ऑब्जेक्ट की जांच करने भेजा गया था। जब शिप टेट के पास पहुंची तो जैक और विक्टोरिया को जगाया गया और उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। जैक ने कैप्सूल्स वाला मॉड्यूल अलग करने का ऑर्डर दिया ताकि जूलिया और बाकी स्लीपिंग क्रू बच सकें। जैक और विक्टोरिया शिप के मेन सेक्शन में रह गए, जिसे टेट ने कैप्चर कर लिया, इससे पहले कि वे सच समझ पाते। ओडिसी की मेमोरी दिखाती है कि जैक ने कैप्चर होने से पहले कैप्सूल्स को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए जूलिया स्पेस में जिंदा बची रही। अब जैक को पूरा सच समझ आता है कि टेट ने उसकी आइडेंटिटी और बॉडी का इस्तेमाल दशकों तक धरती के खिलाफ किया।
टेट के एंट्रेंस पर सैली फिर उसी शांत आवाज में बात करती है जैसे वह सालों से जैक को कंट्रोल करती आई थी। जैक एक्टिंग जारी रखता है और कहता है कि वह सर्वाइवर को लेकर आया है, जबकि बीच कैप्सूल के अंदर छिपा हुआ है। टेट रास्ता खोल देता है क्योंकि उसे लगता है कि टेक्नीशियन 49 अभी भी उसके कंट्रोल में है। जैक स्ट्रक्चर के सेंटर में पहुंचता है और हजारों कॉपीज को कैप्सूल्स में देखता है जो सिस्टम की सर्विस के लिए रेडी हैं। उन कॉपीज को देखकर साफ हो जाता है कि जैक कोई एक्सेप्शन नहीं था, बल्कि टेट का बार बार इस्तेमाल किया गया टूल था। इतने बड़े स्ट्रक्चर के सामने भी जैक अब ओबीडियंट कॉपी की तरह नहीं, बल्कि अपनी मेमोरी वापस पाने वाले इंसान की तरह खड़ा रहता है। सैली को बहुत देर से समझ आता है कि कैप्सूल में जूलिया नहीं है, बल्कि जैक बीच और बॉम्ब को कोर तक ले आया है। जैक और बीच टेट के अंदर एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर देते हैं और सर्वाइवर्स का फाइनल प्लान शुरू हो जाता है। जोरदार एक्सप्लोजन टेट के सेंटर को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है और जैक और बीच भी उसी के साथ खत्म हो जाते हैं। धरती पर जूलिया आसमान की तरफ देखती है और वह थ्रेट खत्म हो चुका होता है जो ड्रोन्स और पूरी मिशन को कंट्रोल कर रहा था। टेट के डिस्ट्रॉय होते ही प्लेटफॉर्म्स और ड्रोन्स सेंट्रल कंट्रोल खो देते हैं और ह्यूमन सर्वाइवर्स को पहली बार असली चांस मिलता है। जूलिया जैक के हाइडआउट में रहने लगती है और उसी जगह उसकी मेमोरी को अपने साथ जिंदा रखती है। कुछ समय बाद जूलिया वहां अपनी छोटी बेटी के साथ दिखाई देती है, जो जैक के साथ बिताई गई उस रात की निशानी होती है। सर्वाइवर्स वहां पहुंचते हैं साइक्स के साथ और जूलिया को टेट के कंट्रोल से दूर अपनी जिंदगी जीते हुए देखते हैं। उन सर्वाइवर्स के बीच जैक 52 भी होता है, जिसका चेहरा वही है और जिसके अंदर जैक हार्पर की कुछ मेमोरीज भी बची हुई हैं। जूलिया उस दूसरे जैक को पास आते देखती है और वह समझता है कि वह उसी जगह पहुंच गया है जिसे ओरिजिनल जैक बचाना चाहता था। यह था 2013 में रिलीज्ड फिल्म ओब्लिवियन का पूरा सारांश, जिसमें एक आदमी अपनी ही जिंदगी का सच जान जाता है। अगर सारांश पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करो, चैनल फॉलो करो और कमेंट करके बताओ अगला कौन सा फिल्म या सीरीज एक्सप्लेन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।